हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी विद अनु। तो फटाफट से जुड़ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। और रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि मैम हमें मेजर लेवल पर बहुत सी न्यूज़ हैं वो देखने को मिल रही हैं, पर क्या वो सभी हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं? भैया एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को करंट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। आप लोगों को टेंशन लेने की नीड नहीं है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है? लैंसेट अध्ययन के अनुसार 2050 में भारत के लिए अनुमानित प्रजनन दर क्या है? अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी विच इज़ द प्रोजेक्टेड फर्टिलिटी रेट फॉर इंडिया इन 2050। 2050 तक की फर्टिलिटी रेट के बारे में बात की जा रही है। और ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें ये जो लैंसेट के द्वारा यहाँ पर एक अध्ययन किया गया है, एक स्टडी की गई है, उस स्टडी में क्या बताया गया है, कितना आएगा भाई? मैम पहली चीज़ हमें ये जानना है कि ये जो लैंसेट रिपोर्ट है ये लाई किसके द्वारा जाती है, या ये किसके द्वारा यहाँ पर आंकड़े हमें बताए गए हैं, किसके द्वारा? द स्टडी जो लैंसेट स्टडी है ये बेस्ड है डेटा द इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ सैमुअल क्या आएगा, इल्यूजन मेडिसिन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ GBD, याद रखेंगे। एंड आप लोगों को जो ये फर्टिलिटी रेट के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये फर्टिलिटी रेट एक्चुअल में होती क्या है, इसमें हम करेंगे कि याद रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है आपके एग्जाम में। इन्होंने कहा है कि किसी भी देश की कुल प्रजनन दर का आशय वहाँ रहने वाले 1000 महिलाएं, 1 लाख नहीं कहा है इन्होंने कहा है 1000 महिलाएं। यहाँ पर मैंने बहुत बार क्वेश्चंस जो देखे हैं यहाँ कंफ्यूज करने के लिए 1 लाख डाल दिया जाता है। 1 लाख महिलाओं के जीवन काल के दौरान उनके द्वारा कितने बच्चों को यहाँ पर यानी जीवित बच्चों को जन्म दिया जाता है, और कौन सी एज तक ये हमें यहाँ पर जन्म दर देखने को मिल जाती है? 15 to 49 के बीच में, यानी एक औसत एवरेज यहाँ पर माना गया है जो फीमेल्स हैं वो कब तक जन्म दे सकती हैं किसी भी बच्चे को। और ये जो है हम लोगों को जो ये 1000 महिलाओं का जो एक डेटा बताया गया है, ये जो रेट है एवरेज रेट फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, जितनी भी हमें संपूर्ण पॉपुलेशन देखने को मिली है उसका एक एवरेज बता दिया गया है। यानी हम इस 1000 को हम लोग 1 करोड़ 1 अरब इन सभी से हम लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इट डज नॉट टेक अकाउंट टू डिफरेंस फाउंड इन डिफरेंट एज ग्रुप। ये हमें क्या आएगा, अलग अलग एज ग्रुप के अंदर अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब आंसर क्या आएगा? 1.29। आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो मदर है या फिर जो आपकी ग्रैंड माँ है, इनके आपको बच्चे देखने को मिलेंगे, किसी के 5 हैं, किसी को 7 हैं, किसी के 9 बच्चे हैं, या फिर किन्हीं की तो हमें पूरी क्रिकेट टीम ही देखने को मिल जाती है, 11 से 12 बच्चे देखने को मिल जाते हैं भाई। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर उन 11 से 12 बच्चे जो उनके द्वारा पहले पैदा किए जा रहे थे उनकी अगर यानी वो हम कहेंगे 1950s का टाइम ले लेते हैं, उस समय में 11 से 12 अगर किसी के बच्चे थे तो आज वही बच्चे आज क्या कर रहे हैं, केवल 1 या 2 बच्चे को ही जन्म देना चाहते हैं, क्योंकि आज के जो महंगाई का दर है या फिर आज का जो समय है उसमें एक बच्चे को पालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लैंसेट अध्ययन जो यहाँ पर देखने को मिल गया था उसमें बताया गया कि 2050 तक 1.29 बच्चे हमें देखने को मिल जाएगा, शायद केवल एक ही हमें यहाँ पर बच्चा उनका देखने को मिल जाए 21वीं सदी के जो अनुमान लगाया गया है उस आधार पर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 6.18 मैंने आप लोगों को बताया, यानी 6 से 18 तक बच्चे हमें देखने को मिल जाते थे। अब क्या आएगा भी मैम, यहाँ पर जो प्रजनन क्षमता है, जो हम क्या कहेंगे रिप्लेसमेंट लेवल है फर्टिलिटी का, वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर चेंज आया है। आप लोगों को केवल लैंसेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है और उसके द्वारा फर्टिलिटी रेट कितनी डिसाइड की गई है या कितना बताया गया है, कब तक के लिए बताया गया है, इन चीज़ों को ही याद रखना है, 3 से 4 चीज़ें। और किसी भी देश की फर्टिलिटी रेट उसकी कुल पॉपुलेशन के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं, बट किसको आधार मानते हैं? 1000 जीवित यानी अपने जीवन काल के अंदर महिलाओं के द्वारा जिन जीवित बच्चों को जन्म दिया जाता है उनको ही, ठीक है, 1000 ना कि 1 लाख। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खबरों में रही इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? इंडिया में जो गेमिंग की मार्केट है वो आज के टाइम में बढ़ती ही जा रही है। 2024 में इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वो इंस्टीट्यूट कौन सा है, वो संगठन कौन सा है?
इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, क्या आएगा मैम, इंटरेक्टिव, क्या आएगा, एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल एंड विंजो। आंसर क्या आएगा भी, इसका हमें ए देखने को मिल जाता है। क्या आएगा आंसर ए, यानी विंजो के द्वारा विन, किसी भी चीज़ को जीतने के लिए हम गेम खेलते तभी जीतने के लिए खेलते हैं, तो वहाँ पर हमें विन देखने को मिल जाता है। क्या आएगा भी, विन। ठीक है, विन जो याद रखेंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब मैं आप लोगों को कुछ जो गेम्स है, पहले हम रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। यानी हमें क्या देखने को मिला, आंसर मैम विंजो हमें देखने को मिला, विंजो याद रखिएगा। एंड एंटरटेनमेंट, जो गेम्स हैं उनको एंटरटेन, और इनोवेशन, नए नए गेम्स, हमें कॉमिक्स देखने को मिल जाती है, गेम्स देखने को मिल जाते हैं ऑनलाइन के मार्केट में। मैम आज हमें जो एशियन जो गेम है बच्चों, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, जो एशियन गेम्स हैं उन एशियन गेम्स के अंदर ऑनलाइन गेम्स को बच्चा जगह दे दी गई है। अब यानी आपके पेरेंट्स ये नहीं कह सकते आपको कि आप ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि जो एशियन गेम्स हैं उनके अंदर शामिल कर लिया गया है इनको। फिर क्या आएगा, यहाँ पर भारत के प्रभुत्व को उजागर करने के लिए अभी रिसेंटली अगर हम ग्लोबली देखें, इंडिया लीड कर रहा है लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट को, और यहाँ पर जो मार्केट है वो 2028 तक $6 बिलियन तक पहुँच जाएगी। ये बहुत बड़ी मार्केट हो जाएगी बच्चा। 2015 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कितनी आएगी, जो कंपनीज थी जो गेम को बनाती थी 25 कंपनीज थी। बट रिसेंटली अगर हम 2023 की बात करें तो आप आंकड़ा देख रहे हो, यहाँ पर 1400 ऐसी कंपनियां देखने को मिल रही हैं जो क्या करती हैं भाई, रेगुलेट कर रही हैं आज नए गेम्स को। अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि एक कंपनी के द्वारा केवल एक गेम बनाया जा रहा है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि मैम यहाँ पर अगर 1400 कंपनीज़ की बात की जा रही है तो आज इंडिया के अंदर हमें लगभग 1400 गेम्स देखने को मिल जाते हैं। एक एवरेज मैं बता रही हूँ, ठीक है। और FDI 100% है बच्चा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, मैंने आप लोगों को जो यहाँ पर FDI के बारे में आप लोगों को बजट में भी करवाया था, और मैंने बताया था जो एग्रीकल्चर है उसमें FDI हमें 100% देखने को मिल जाता है। जो अभी रिसेंटली 2024 का जो बजट किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज़ है, हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है उसमें भी 100% हमें FDI देखने को मिल जाती है। अभी रिसेंटली हमें क्या पता चल गया है, अभी जो गेमिंग है, गेमिंग के अंदर भी हमें 100% FDI की बात देखने को मिल जाती है। याद रखेंगे, FDI हमें कहाँ कहाँ मैम, एग्रीकल्चर के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर एंड गेमिंग सेक्टर में 100% देखने को मिल जाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब रहता है कोई भी विदेशी व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट एकमात्र अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और किसी भी सेक्टर के अंतर्गत किसी भारतीय की भागीदारी के साथ, यानी किसी भारतीय के पास आइडिया है एंड किसी फॉरेनर व्यक्ति के पास क्या है, मनी है, तो दोनों मिलकर अब यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं, ताकि ये भारतीय जो व्यक्ति है ये क्या कर सके, अपना आइडिया अप्लाई कर सके एंड इसके द्वारा 100% यहाँ पर फंडिंग की जा सकती है। याद रखोगे। अब आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, जो रिसेंटली ऑनलाइन गेम्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये ऑनलाइन जो गेम्स है बच्चा, ये हैं क्या। देखिए, इंटरनेट के माध्यम से रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि मैम 5G आ जाएगा, 6G आ जाएगा, इन सभी के माध्यम से क्या किया जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से अगर हम लोग बात करें तो जो गेम्स खेले जाते हैं उन सभी को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑनलाइन गेम्स कहते हैं। ठीक है। और मैम ये कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, स्मार्टफोन्स के माध्यम से कनेक्ट कर किसी भी इंटरनेट के माध्यम से फिर खेले जाते हैं, और इसमें खिलाड़ी वास्तविक समय में वार्तालाप, प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान करते हैं। आप लोगों ने वो देखी होंगी, मुझे तो गेम भी याद नहीं है बच्चे इसमें, जिसमें यार ये हथियार वगैरह चलाते हैं, PUBG। यस, PUBG आप लोगों ने सुना होगा नेम, PUBG देखने को मिल जाती है। एक तमिलनाडु के अंदर हमें बहुत बड़ा केस देखने को मिल गया था, वो तमिलनाडु के अंदर हमें सबसे बड़ी मात्रा में प्रसार हुआ था, धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलने वाली थी। ब्लू व्हेल गेम, ब्लू व्हेल गेम्स, उसमें कहा जा रहा था कि जो ब्लू व्हेल है, जो गेम है, वो डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कैसी गेम थी, बट वो कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर मोटिवेट कर रही थी सुसाइड के लिए। लगातार बच्चे थे सुसाइड करते जा रहे थे, और जहाँ तक आंकड़े निकाले गए थे बताया जा रहा था कि जो बाहर की ये एक कंपनी है जो क्या करना चाह रही है अभी, जो यहाँ पर बच्चों को कहीं ना कहीं बरगला रही है और उनको सुसाइड करने के लिए मोटिवेट कर रही है।
उनकी कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं, उनको सीक्रेट चीज़ों को वो क्या करते थे, यहाँ पर एक जगह चोरी कर ली जाती थी और उनको फिर वहाँ पर धमकाया जाता था, उनको अपने ही पेरेंट्स के मर्डर के लिए उकसाया जाता था। इस प्रकार की चीज़ें हमें इस ब्लू व्हेल गेम से देखने को मिली थी। बट हम लोग और इधर-उधर भटकने की बजाय मैं आप लोगों को सीधी-सीधी चीज़ें बताती हूँ। जो ऑनलाइन गेम्स है वो किसी इंटरनेट के माध्यम से, किसी फिज़िकली डिवाइस के माध्यम से, चाहे कंप्यूटर हो, स्मार्टफ़ोन हो, लैपटॉप हो, इन सभी के माध्यम से मैम खेला जाता है। एंड याद रखिएगा, ये हमें कितने टाइप के देखने को मिल जाते हैं, 2 टाइप के गेम होते हैं ऑनलाइन में भी। एक आ जाएगा स्किल बेस, क्या आएगा अभी? एक आएगा यहाँ पर, ये देखिएगा, स्किल बेस हमें गेम देखने को मिल जाता है। इसको मैं साफ़ कर दूँ यहाँ से। क्या आएगा अभी? हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? एक आ जाएगा स्किल बेस्ड गेम, ठीक है? इसमें क्या आएगा, आपको स्किल होनी चाहिए। अब मैं कहूँगी जो चेस है, ऑनलाइन हम खेल सकते हैं, पर अगर आपको खेलना आता होगा, आपके अंदर स्किल होगी, तभी तो आप खेल पाएँगे। मानते हो इस चीज़ को? ठीक है? तो दूसरी चीज़ ड्रीम 11, ये क्या आएगा भाई? ड्रीम 11, जिसमें आप यूँ मान लीजिए जो क्रिकेट वगैरह होता है बच्चा, क्रिकेट के अंदर आप लोगों ने सट्टाबाजी सुना होगा, जो पैसे लगाना होता है, वो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाता है ड्रीम 11 के अंदर। और भी बहुत सारे गेम हैं जो मैंने मेजर इसमें सुना है, उसमें हो जाता है कि जो क्रिकेट जब चल रहा हो और उसके अंदर जो पैसा लगाना होता है, वो ड्रीम 11 में बड़ी मात्रा में चलता है। अब कहेंगे यहाँ पर गेम बाय चांस, एक चेन के माध्यम से हमें यहाँ पर जो गेम है वो हम एक प्रिडिक्ट कर देते हैं कि यहाँ पे हमें पैसा लगाना है, हमें यहाँ से पैसा मिल जाना चाहिए। क्या कहेंगे? आउटकम डिपेंड्स मनी ऑन लक रादर देन स्किल एंड क्या आएगा? इलीगल इन इंडिया। यहाँ पर इसको इलीगल बताया गया है, एक ऐसी स्किल जो यहाँ पर सिखाई ही नहीं गई। मान लेते शेयर मार्केट में पैसा लगाना आपको नहीं आता है और आप रैंडम किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हो और आपका पैसा डूब जाए, तो क्या होगा भाई? वो क्या होगा? बाय चांस घोड़ों की रेस में दौड़ते हुए घोड़े पे पैसा लगाना क्या है? वो आएगा लक बाय चांस पर। हमें जो, अगर समझ लो वो घोड़ा जीत जाता है हॉर्स राइडिंग में, अगर उस हॉर्स के द्वारा वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर ली गई तो हमारी जीत होगी, ठीक है? अदरवाइज़ उसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मानते हो इस चीज़ को? हमें स्किल की नीड नहीं पड़ती है। तो हमें जो ऑनलाइन गेम्स है बच्चा, 2 प्रकार के गेम देखने को मिल जाते हैं। एक स्किल बेस्ड होते हैं और एक लक बेस्ड होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने बंदी हाथी नियम 2024 को अधिसूचित किया है? बंदी हाथी, जो लोग घरों के अंदर हाथी को पालते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, उन्हीं को बंदी हाथी बोला जाता है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री, वो कौन सी मिनिस्ट्री है, हैज़ नोटिफाइड द कैप्टिव एलिफेंट्स रूल्स 2024 ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट? क्या आएगा भाई? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? हमें क्या देखने को मिलेगा भाई? फटाफट से कमेंट करके बताते रहो आप लोग कि हमें क्या देखने को मिलेगा। क्या आएगा भी? मैम इसका आंसर हमें बी देखने को मिल जाता है। क्या आएगा? इसका आंसर हमें बी। हाथियों से संबंधित हैं तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, बंदी हाथी के स्थानांतरण और परिवहन के लिए एक अधिनियम लाया गया है। वन संरक्षक के पास आवेदन करना पड़ेगा, उसके बाद वो मंजूरी देंगे और हम लोग एक स्थान से दूसरी जगह पर उनको यहाँ पर ले जा पाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? रिसेंटली खबरों में रही, क्या आएगा? कोरमंगला चल्ला घट्टा केसी जिसको बोला जाता है, घाटी परियोजना किस स्टेट के अंदर हमें देखने को मिल जाती है? क्या आएगा? कोरमंगला चल्ला घाटा वैली प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच स्टेट? यानी ये वैली आप लोगों से पूछी जा सकती है, इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। कोरमंगला चल्ला घट्टा महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटका के अंदर? क्या आएगा बच्चा? फटाफट से बताओ। क्या आएगा? मैम इसका आंसर हमें देखने को मिल जाता है डी, कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर मैम ये हमें देखने को मिल जाता है। कर्नाटका के अंदर ये चीज़ बताई गई है, कोरमंगला जो वैली है ये कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली क्या किया जा रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक परियोजना लगाई जाएगी, उस परियोजना के तहत ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में बनी हुई है, ठीक है? चलो भी
कर्नाटका के अंदर हमें कैसी वैली परियोजना देखने को मिल रही है और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को, यानी जो हमें गंदा पानी देखने को मिल जाता है उसके जो उसको क्या करें मैम फ़िल्टर किया जाएगा, फ़िल्ट्रेशन की जो संबंधित परियोजनाएं हैं उसको यहाँ पर लगाया जाएगा एंड उसी के माध्यम से ही यहाँ पर क्या किया जाएगा मैम उस पानी को फ़िल्टर करके दोबारा पीने योग्य बनाया जाएगा। भूजल योजना भी यहाँ पर क्या है बड़ी मात्रा में बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ मेरे समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस ये ज़रूर याद रखिएगा कैसी परियोजना, या फिर मैं कहूँगी अजीब सा नाम है, कोरमंगला चन्ना घाटा। ठीक है, चलिए अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग यहाँ पर कर्नाटका की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटका में हमें और कौन कौन सी लेक्स देखने को मिल जाती है या कौन कौन सी वैली देखने को मिल जाती है। पहली चीज़ मैं आप लोगों को केवल इंपॉर्टेंट लेक्स बताऊंगी, इतनी सारी लेक्स करने की नीड नहीं है, मैं बाउंड्री बना देती हूँ ताकि आप लोग ईजिली इस बाउंड्री में, ये देखिए गोवा आ जाएगा ऐसे, ये बाउंड्री के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होना लाजमी है। मुझे लग रहा है मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ, दिख रहा है। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगे, देखिए पहला आ जाएगा पंपा सरोवर, ये पूछा जाता है वेयर इज़ पंपा सरोवर। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर आप कीजिएगा, देखिए कृष्णा नदी बहती है यहाँ से, तो कृष्णा सागर आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगी, कृष्णा सागर। ठीक है, अलापू लेक, ये आपके रामसर साइट के अंदर भी देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है भी, और क्या आएगा करंज रिजर्वायर, ये भी आपको आपके रामसर साइट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और आपको करना होगा क्या जाएगा भादरा रिजर्वायर, इसको भी ज़रूर कीजिएगा, ये न्यूज़ में था करंट अफेयर के, भादरा रिजर्वायर एंड नवोदरा बस इतना ही करने की नीड है बच्चा, इसमें याद रखेंगे। चले आगे, चलो भी। हाल ही में खबरों में रहा पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य किस स्टेट के अंदर है। पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के अंदर है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। पॉइंट कैलिमर हमें किस राज्य में देखने को मिल जाता है, कहाँ पर आएगा मैम को। पॉइंट कैलिमर की जो हम बात कर रहे हैं ये हमें देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। पॉइंट कैलिमर को चलिए याद करते हैं ट्रिक से। पहली चीज़ आप ये देख लीजिएगा कि पॉइंट कैलिमर है कहाँ पर ये रहा पॉइंट कैलिमर। ठीक है, अब पॉइंट कैलिमर के अलावा आप लोग देख सकते हैं कि एनपी का मतलब क्या आएगा नेशनल पार्क। ठीक है, और आप लोगों ने ये क्या आएगा बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा इसमें आपको टीआर दे रखा होगा, वो आएगा टाइगर रिजर्व। ठीक है भाई, ये रहा यहाँ पर टाइगर रिजर्व। चलिए पहली चीज़ बच्चा, एक जो मलाई देखने को मिल जाती हैं चीज़ें, जहाँ पर भी मलाई होगा, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है पॉइंट कैलिमर है, सॉरी ये तो इसको छोड़िए क्योंकि आगे भी कुछ और चीज़ होंगी जो आपको जानना ज़रूरी बन जाएगा। क्या आएगा अभी पॉइंट कैलिमर, गल्फ ऑफ मन्नार, याद रखिएगा यहाँ पर हमें पार्क स्ट्रीट देखने को मिल जाती है। पार्क स्ट्रीट ऊपर की ओर है एंड नीचे की ओर क्या है, ये रही यहाँ पर ये जो बना रखा है ये क्या है भाई, ढंग से देखिएगा इसको, गल्फ ऑफ मन्नार। ये क्या है राम सेतु हमें देखने को मिल जाता है, राम सेतु। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी होंगी उनकी ओर फोकस करते हैं। पहली चीज़ देखिए पूरे ही मैप में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस किस की ओर फोकस करना है। आपको यहाँ पर टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपको करना है। टाइगर रिजर्व क्या आएगा मुदुमलाई, मलाई आ जाएगा तो मैम हम इजीली है। ठीक है, मुकुर्थी नेशनल पार्क आ जाएगा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है एंड नेशनल पार्क भी है। श्रीविल्लीपुथूर आ जाएगा आप लोगों के लिए एंड ये टाइगर रिजर्व भी करना है। वेम्बनूर कर लेना है आप लोगों ने। ठीक है, एंड रुकिए कुंथाकुलम बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, इसको मत कीजिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार हो गया है, पॉइंट कैलिमर हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, विदूर ज़रूर कीजिएगा, पिचावरम
ये ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि मैंग्रोव हमें बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल कोस्ट पे है। इसके अलावा आप लोग कीजिएगा यहाँ पर ये नेशनल पार्क एंड बी सेंटर में क्या दिया गया है, यहाँ पर सेंटर में हमें देखने को मिल जाता है कडावुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए, और इसमें कुछ ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो, क्या आएगा, तमिलनाडु के अंदर अभी रिसेंटली हमें कोडियाकराई में स्थित पॉइंट कैलिमर देखने को मिला है, जहां से वार्षिक वन्यजीव जनगणना आयोजित की गई है। किसकी भाई, जानवरों की। केप कैलिमरे के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ अब ये क्या आएगा भाई, यहाँ पर हमें कुछ मंदिर भी देखने को मिल जाते हैं, ये आपको याद करने की नीड नहीं है। और हिंद महासागर में जो सुनामियाँ आती हैं उसके कारण हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को नष्ट होते हुए भी देखा है। चोल लाइट हाउस, यहाँ पर हमें संरचना देखने को मिल जाती है। याद रखिएगा, पॉइंट कैलिमर की पहली चीज़, लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से। कहाँ पर है भी, पॉइंट कैलिमर बिल्कुल तट पर है। और आप सभी जानते हैं कि मैम यहाँ पर जो इतना था ये चोलों के अधिकार में था, चोला के अधिकार में था। और चोला के अधिकार में होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, चोल हमें देखने को मिल जाते हैं। चोल का लाइट हाउस जैसी संरचनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है, पूर्वी दक्कन के अंदर और ईस्टर्न घाट के पास में। हाल ही में खबरों में रहा चामिया विलक्कू उत्सव किस स्टेट से रिलेटेड है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना। चामिया विलक्कू का याद रखिएगा बच्चा, चामिया विलक्कू का मतलब है यहाँ पर एक दीपक। चामिया विलक्कू के अंदर क्या करते हैं, जो पुरुष होते हैं बच्चा, पुरुष यानी कोई छोटा लड़का होगा, वो क्या करेगा, छोटा लड़का क्या करता है भी, स्त्रियों की पोशाक पहनता है, स्त्रियों की पोशाक पहनेगा। और स्त्रियों की पोशाक पहनकर कहीं ना कहीं जो देवी है, जो गॉडेस है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। कहाँ पर, केरला के अंदर। याद रखोगे, केरला के अंदर। मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मंदिर में मनोकामना पूर्ति के लिए पुरुष करते हैं महिलाओं का वेश धारण, क्या आएगा, चलियाकू फेस्टिवल के अंदर। याद रखोगे, ये AI से बनाई गई कोई इमेज है बच्चा, माता रानी की यहाँ पर ये चीज़ रखी जाती है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ से मुझे याद आया, कर्नाटका के अंदर बचा एक त्यौहार है जिसमें बहुत बड़ा सा कोई रथ लेके जा रहा था, चैरियट लेके जाया जा रहा था और वो गिर गया। इसको नुकसान तो माना जाएगा ही, पर जान मान की भी हानि हुई। माना जा रहा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, बाकी जो अदर लोग थे वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट उनको आई है। तो जो रथ था, जो रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही थी, जो चैरियट यहाँ पर लेकर जाया जा रहा था, वो किससे संबंधित है, कैसे है, उससे रिलेटेड भाई मैं न्यूज़ बनाऊंगी, तब मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी। बट याद रखिए, कर्नाटका के अंतर्गत रथ यात्रा निकाली जा रही थी। ये आपको समझ आ गया। यहाँ पर परिधान पहनते हैं एंड दीपक यहाँ पर जलाए जाते हैं। हाल ही में प्राचीन शैल चित्रों के कारण चर्चा में रही पथिमलाई गुफा किस स्टेट के अंदर स्थित है। पथिमलाई, मलाई आ चुका है, याद रखिएगा। पथिमलाई गुफा किस स्टेट में स्थित है, केरला में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। किस में हमें देखने को मिल जाती है, फटाफट से बताओ, किस में देखने को मिलेगी पथिमलाई। मैम हम जहाँ पर मलाई आ जाएगा तो मलाई क्या आएगा मैम, तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिलेगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार की ये गुफाएं हैं। एंड तमिलनाडु में पथिमलाई जो गुफा है भाई, ये हमें 3000 साल पुरानी देखने को मिल जाती है। इसमें हमें हाथी, जिसको किसी ने मोर भी कहा है, उसकी क्या है यहाँ पर आकृतियाँ देखने को मिल जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग थे, देखिए शायद ये है, मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये हाथी ही है या मोर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो आरंभिक मानव था, वो आरंभिक मानव शुरुआती निवासियों के जीवन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। जो भी दीवारों पर इस प्रकार की आकृतियाँ होती हैं उनको रॉक आर्ट साइट बोला जाता है, ठीक है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश बाल भेदभाव से निपटने के लिए रिसेंटली एक विधेयक पारित करने वाला पहला देश बन गया है दुनिया का। फ्रांस, चाइना, वियतनाम, मलेशिया। बाल भेदभाव, स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ जो उनके रंग भेद किया जाता था, कलर के आधार पर, हेयर्स के आधार पर, होता है ना बच्चों के अंदर, किसी के स्ट्रेट बाल रहते हैं, किसी के घुंघराले रहते हैं, उन सभी को भी कहीं ना कहीं क्या किया जाता है। देखिए जो निग्रो हैं, जो ब्लैक होते हैं,
वो ब्लैक के क्या होते हैं, थोड़े से कर्ली होते हैं हेयर, और कर्ली होने की वजह से उनको फिर अलग नज़र से देखा जाता है बाहर। और जैसे हमारे इंडिया में आएंगे तो हम भी बहुत अजीब से देखते हैं कि इनके बाल देखो कैसे हैं, इनका कलर देखो, स्किन का कलर कैसा है, ठीक है। अरे हम तो खुद इंडिया वालों को नहीं छोड़ते, अपने जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे भारतीय हैं, जो नागालैंड से हैं, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, उनको ही हम क्या कह देते हैं, अरे तुम तो चिंकी हो, अरे तुम तो चाइना से हो। तो ये हम लोगों में कमी है। कहाँ से आएगा? वो कौन सा देश है जिसके द्वारा बाल भेदभाव को मिटाने के लिए अभी एक रिसेंटली बिल लाया गया है? फ्रांस एक ऐसा देश बन गया है जिसमें एक अभी रिसेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एक विधेयक लाया गया, एक बिल लाया गया है, एक्ट नहीं बना है, जिसमें क्या कहा गया है? इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है उसको बंद करना होगा। परंतु ये जो यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये क्या है भी? ये फ्रांस के कैरिबियाई द्वीप गवाडेलूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। एंड कैरिबियन द्वीप कहाँ पर है? कैरिबियन द्वीप आप अच्छे से जानते हैं किनको कहा जाता है? क्यूबा को, हैती को, क्या आएगा यहाँ, रिपब्लिक को, ठीक है। कैरिबियन द्वीप के अलावा आप लोगों को बताया गया है उसके अंदर फ्रांस का एक द्वीप है ग्वाडेलूप। क्या आप लोगों को यहाँ पे या इस पूरे में को कहीं पे भी ग्वाडेलूप दिखाई दे रहा है? फटाफट से बताओ, क्या ग्वाडेलूप दिखाई दे रहा है? यस मैम, मुझे ये दिखाई दे रहा, ग्वाडेलूप। सोचिए यहाँ से जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर वहाँ संसद में गया होगा, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर इस बात को रखा गया है। याद रखेंगे, ओलिवर सर्वर के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको रोका जाए, और यहाँ क्या है कि ये ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली खबरों में रही P-800 ओनिक्स मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? चाइना, जापान, रशिया, भारत। P-800 ओनिक्स मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? चाइना, जापान, रशिया या फिर भारत। P-800 जो है क्या कहेंगे भी, यहाँ पर रशिया के द्वारा मैम इसको लाया गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हमें देखने को मिल जाती है। कैसे याद रखोगे? हम लोग कर लेंगे मैम, यहाँ पर जो रशिया के आर्मी है वो इतना ज़्यादा यानी संघर्ष करते करते आगे बढ़ चुकी है कि जब पेन वगैरह या कुछ भी होता है तो कहते हैं ना कि उनको या तो ड्रग्स दे दो या फिर उनको पिला दो। तो उन्होंने पी ली, और पीने के बाद मैम वो क्या 800 किलोमीटर तक और आगे चले गए, या 800 मीटर तक और आगे चले गए, ऐसे याद कर सकते हो। उन्होंने पी ली थी एंड मैम 800 मीटर तक और आगे बढ़ने की उनके अंदर हिम्मत आ गई थी। कैसे भी कर सकते हो, याद करने से मतलब है ना हमें। तो भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसी चुना गया है? Who has been selected for the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर? कौन आएगा? अशोक वाजपेयी, ममता कालिया, विनोद कुमार शुक्ला, उदय प्रकाश। देखिए लगभग 80 की एज है इनकी जिनको ये पुरस्कार मिला है। और कौन से नंबर का मिला है भी मैम? 59th नंबर का अभी रिसेंटली ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किन्हें दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी साहित्यिक रचनाओं के जो फेमस जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके द्वारा किसी स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस किया गया है। हिंदी भाषा के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 4 फरवरी, 24 मार्च या फिर 7 अप्रैल? चलिए भी फटाफट से बताओ। 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है मैम? हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे। 4 फरवरी को कैंसर डे। अब बताइए 24 मार्च को एंड 7 अप्रैल को कौन कौन से दिवस हैं जो मनाए जाते हैं? ये आप दोनों ही आप लोगों के होमवर्क हैं, इसको आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिसेंटली क्षय रोग, देखिए एक दिन में हमें बहुत सारे डेज देखने को मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ पता चल गया मैम, यहाँ पर क्या है 24 मार्च का तो हमें पता चल गया है कि हम लोग टीबी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 24 अप्रैल और बता देती हूँ मैं आप लोगों को साथ के साथ, 24 अप्रैल पंचायती दिवस, पंचायती दिवस। ये जो इम्पोर्टेंट डेज है बच्चा याद रखिएगा, क्या आएगा? पंचायती दिवस। 24 मार्च टीबी दिवस, 24 अप्रैल पंचायती दिवस, ठीक है।
अब क्या आएगा, इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा। अब ये 7 अप्रैल का आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाने वाला जो दिवस है वो है टीबी डे। एंड इसकी थीम क्या है भी, यस क्या आएगा, वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। ठीक है भाई, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात। कहाँ पर भी मैम, तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना में 72nd मिस वर्ल्ड सौंदर्य, मिस यानी जिनकी शादी नहीं हुई है, मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता यहाँ पर 4 जगहों में आयोजित की जाएगी, याद रखिएगा। सॉरी 12 स्थानों पर, मुझे 4 याद आ रहा था। 25 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में शहर के 12 स्थानों में यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको आयोजित करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए भी। इंग्लैंड में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसके द्वारा जीता गया। इंग्लैंड, ईरान, भारत, बांग्लादेश। इंग्लैंड में आयोजित की करवाई गई है पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप, कबड्डी जो गेम है उसके बारे में पूछा गया है। विश्व कप 2025 किसने जीत लिया है। देखिए, इंग्लैंड के द्वारा इंडिया पर राज किया जा रहा था और इंडिया के द्वारा जीतना ज़रूरी था, तो इंडियंस के द्वारा कौन सा गेम खेला, कौन सा हथियार अपने अपनाया गया था, कबड्डी। ठीक है, वो कबड्डी के माध्यम से इनको हरा सकते थे, क्योंकि क्रिकेट वगैरह के गेम तो खुद इंग्लैंड से ही आए थे। तो कबड्डी को क्या किया इन्होंने, अपना हथियार बनाया, तो जीता भी कौन, भारत ही जीता। इनसे आज़ादी पाने के लिए भारत ने किसका सहारा लिया, कबड्डी का सहारा लिया। तो कबड्डी विश्व कप में भारत के द्वारा यहाँ पर जीत प्राप्त कर ली गई है। ठीक है, और कहाँ पर, इंग्लैंड में आयोजित करवा दिया गया था। और क्या कहते हैं, उपविजेता हमें क्या देखने को मिल जाता है, इंग्लैंड देखने को मिल जाता है। और भारत के अलावा किस किस टीम ने यहाँ पर क्या किया गया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना। टीएम कृष्णा, संजय सुब्रमण्यम, आर.के. श्री कुमार या फिर लालगुडी जयरामन। संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, किसे चुना गया है भी, फटाफट से बताइए। देखिए, म्यूजिक अकेडमी जो है क्या आएगा, संगीत कलानिधि अवार्ड 2025 किसके भी, आर.के. क्या आएगा भी मैम, श्री राम कुमार को रिसेंटली यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। किस साल बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, सब कुछ दिया गया है। आप अपने बेसिस पर इसको पढ़ सकते हैं, इसमें मेरे समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है बच्चा। ठीक है, और कौन सी संगीत शैली से है, कर्नाटका। देखिए, हिंदुस्तान, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एंड कर्नाटका जो म्यूज़िक हमें देखने को मिल जाता है ये आएगा साउथ इंडिया में। ये कुछ शैलियाँ हैं, स्टाइल है। तो कर्नाटका संगीत के बारे में चर्चा की गई है, कर्नाटका संगीत को ही याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान शैली देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस भारतीय राज्य में 110 से अधिक मेगालिथ की खोज की है। मेगालिथ मैम, जो कब्रों के पास बड़े बड़े पत्थर हमें देखने को मिल जाते हैं उनको मेगालिथ बोला जाता है। कहाँ पर 110 से अधिक मेगालिथों की खोज की गई, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा। कहाँ पर की गई भाई, फटाफट से बताइए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ASI के द्वारा रिसेंटली क्या आएगा, 110 से अधिक नए बड़े मेगालिथों की खोज की गई है, जो कि माने जा रहे हैं लोह युग के हैं। इस प्रकार के हमें देखने को मिल जाते हैं और इसमें अलग अलग डिफरेंसेस हमें देखने को मिले हैं भाई। ठीक है, कहाँ पर, केरला के पलक्कड़ के अंदर। कहाँ पर, केरला के पलक्कड़ के अंदर मैम ये देखने को हमें मिल जाते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताने जाऊंगी कि मेगालिथिक संरचनाएं, एक्चुअल में ये बता दिया है कि बड़े पत्थर होते हैं, संरचनाएं होती हैं जो कि दफनाने के उद्देश्य से यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते थे। ये बड़े बड़े पत्थर बच्चा सीमेंट के भी हो सकते थे, नॉर्मल जो आसपास के रखे हुए पत्थर हैं उनसे भी बनाया जा सकता था। नवपाषाण काल जो कांस्य युगीन है वहाँ से देखने को मिल जाता है, बट जो लोह युग है अभी रिसेंटली जो पाए गए हैं उनका रिलेशन लोह युग से जोड़ा जा रहा है। किस प्रकार की कब्रें पाई गई हैं या किस प्रकार के हमें टॉम पाए गए हैं, क्या आएगा भी यहाँ पर, सिस्ट टॉम। ठीक है, फिर क्या आएगा, स्टोन सर्कल हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार से सर्कल आप लोगों अगर देखते हैं, कभी कभी नेशनल ज्योग्राफी देख लिया करो,
इस प्रकार के स्टोन को दफना दिया यानी स्टोन लगा दिए जाते थे जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था। क्या आएगा भाई यहाँ अर्स यानी कलश रखा जाता था। ठीक है, डोलमेंस आ जाएगा, डोलमेनाइट्स सिस्ट हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास बच्चों यहीं फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे आपसे कल एक नई क्लास के साथ। तब तक आप बने ही रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर समझाने का प्रयास करूँगी और इसकी जो PDF मिलेगी वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम क्या है, SSC विद अनु। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी। एंड अब बच्चों का बहुत बार आया कि मैम आप लाइव कब लोगे। बच्चा जल्द ही मैं आपको लाइव ले लूँगी। ठीक है, क्योंकि लाइव में मैं जानती हूँ थोड़ा सा इंटरेक्शन रहता है तो बच्चों को पढ़ने में मज़ा भी आता है। ऐसे में सिर्फ सुनना रहता है कि मैम तो उतना हमें मज़ा नहीं आ पाता है। पर आप क्लासेस को मिस मत कीजिएगा, आप सुन लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा, जिस प्रकार से ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है भाई, अब मिलेंगे आपसे कल एक नई क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।